वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? प्लीज बताओ, आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस और नो? चलिए, सो दोस्तों यस, आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये एक प्रोसीजरल टॉपिक है जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन या ट्रांसफर ऑफ यहाँ पे कैश लेजर बैलेंस है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कभी कभी केस स्टडीज आती हैं। और अगर आप जो है यहाँ पे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो तो शॉर्ट समराइज क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ई कैश लेजर, क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर कैसे मेंटेन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा रिवीजन जो रहेगा ये चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इसको हम कवर करेंगे। इसी चैप्टर का एक पार्ट है टीडीएस और टीसीएस, उसके ऊपर अलग से स्पेशल डिस्कशन हम चार्ट बेस ओके नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आर यू रेडी? हाँ, जो फर्स्ट टाइम ये सेशन सुन रहा है, मैं उन सबको ये कह दूं कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ कॉपी ऑफ चार्ट चाहिए तो पीडीएफ कॉपी ऑफ चार्ट कैसे मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन करना ही है। क्योंकि सारी अपडेट्स उसमें ही आती है। और आपको टेलीग्राम चैनल में वन स्टॉप सोल्यूशन लिंक मिलेगी जो पिन किया हुआ मैसेज है। तो वहां से आपको सारा अमेंडमेंट के मटेरियल, नोट, सपोर्ट और जो हमारा आरआर रिवीजन था, इसके सारे सपोर्ट उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, यस, आज हम इसका रिवीजन चालू करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बूस्टर प्रैक्टिस बैच, तो बूस्टर प्रैक्टिस बैच बेटा नेक्स्ट मंथ में आएगी। ओके, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस रिलेटेड स्टे ट्यून विद आवर माय पर्सनल यूट्यूब चैनल थिंक जस्ट थिंक विशाल सर। उस पे भी मैं अपडेट देते रहूंगा और वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे भी आपको अपडेट देते रहूंगा। तो चलो, यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो पेमेंट ऑफ टैक्स जो है, चार्ट ओपन कर लेना, चार्ट बेस रिवीजन है ये कंप्लीटली। मुझे बताओ अभी तक की आपकी रिवीजन कैसी रही चार्ट के बेस पर? अभी तक का आपका रिवीजन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा होगा तो पहले ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन भी बहुत अमेजिंग होने वाला है और आपको पेमेंट ऑफ टैक्स पूरा एक एक वर्ड जो हमने रेगुलर क्लास में देखा, ओके, वो पूरा आपको रिवाइज करके दे दूंगा। ओके। हाँ, यस। आप ये सवाल पूछोगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में अपडेट करते रहोगा। अभी इन बिटवीन जो है कुछ लेक्चर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट अपडेट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कुछ छुट्टियों की वजह से। लेकिन हाँ, ओके, कल तक मैं सारे जो भी लेक्चर्स हमने रिवीजन किए उसके डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स पे। तो तब तक मैं जो आपको रेगुलर क्लास में कहता हूँ कि भाई, जैसे हम रिवीजन में देखेंगे कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चंस करना है। ओके, आपको वो क्वेश्चंस तो करना ही है और अपने हिसाब से क्वेश्चनर जो है आप कंप्लीट कर दो। जो क्वेश्चनर आप कंप्लीट करोगे ना, खुद ही सेल्फ करके, जो स्पेशली एग्जाम के क्वेश्चंस और आरटीपी के क्वेश्चंस, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बाकी मैं तो लिस्ट डिस्क्रिप्शन में अपडेट करते रहूँगा। चलिए, पेमेंट ऑफ टैक्स बात करते हैं, तो आ जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जब भी ये चैप्टर आप पढ़ने बैठो तो आपको 3 लेजर यहाँ पे इमेजिन करना है। एक कैश लेजर, एक क्रेडिट लेजर और एक लायबिलिटी रजिस्टर। इसलिए ये जो चार्ट बनाते वक्त, ओके, मैंने ये 3 लेजर पे एम्फसाइज किया है। बस ये 3 लेजर आपके हो गए, मतलब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्या होता है कि आपका जो जीएसटीएन पोर्टल होता है, जीएसटीएन पोर्टल पे गवर्नमेंट आपके लेजर बनाती है। जैसे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जब ओके आप लॉगिन में एंटर करते हो, तो लॉगिन में एंटर करने के बाद आपको 3 लेजर दिखते हैं जो गवर्नमेंट आपकी बनाती है। ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर और ई लायबिलिटी रजिस्टर। नाउ, ये ई कैश लेजर क्या होता है? जब भी आपके टैक्स पेमेंट होते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी आपके टैक्स पेमेंट होते हैं और जो भी आपकी लायबिलिटी आती है थ्रू कैश, मतलब क्या? जैसे टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी हुई, लेस आईटीसी हुआ, और आईटीसी लेस करने के बाद जो आपकी नेट जीएसटी पेएबल होगा, वो नेट जीएसटी पेएबल आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो वो आपका गवर्नमेंट कैसे, उसकी प्रोसेस क्या होती है? गवर्नमेंट क्या डायरेक्ट आपसे कैश या चेक लेती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट कैश और चेक नहीं लेती है। गवर्नमेंट कहती है कि पहले क्या करो, आप अपना और गवर्नमेंट के बीच में एक लेजर मेंटेन करते हैं, सो दैट हर ट्रांजैक्शन की अकाउंटेबिलिटी रहेगी और हर ट्रांजैक्शन का कैसा कि यूटिलाइजेशन हुआ उसका क्लियर ट्रैकिंग भी रहेगा। तो फॉर बेटर ट्रैकिंग एंड ऑडिट ट्रेल,
गवर्नमेंट ने एक लेजर बनाया और है वो है कैश लेजर। मतलब जब भी आप चालान से पे करोगे, चालान है पीएमटी 06 चालान, जब भी आप चालान से पे करोगे तो वो चालान से पेमेंट जो है आपका पैसा डिपॉजिट होगा और वो पैसा डिपॉजिट होगा ई कैश लेजर में, और ई कैश लेजर में पैसा आने के बाद गवर्नमेंट वो पैसा यूज करेगी। तो यहाँ पे आपका जो लेजर होता है उसके दो साइड होती है, एक यहाँ पे डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ओके, ध्यान सुनिएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो पैसा आप डिपॉजिट करोगे वो पैसा आपके क्रेडिट साइड में डिपॉजिट किया जाएगा। मतलब क्या, क्योंकि गवर्नमेंट आपका लेजर मेंटेन कर रहा है इसलिए आपसे जो पैसा है वो क्रेडिट होगा, और ये जो अमाउंट क्रेडिट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ ये फिर आप यूज करोगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, तो इस तरह से आपके हर ट्रांजेक्शन की ट्रैकिंग भी होगी, ऑडिट ट्रेल भी होगी, और कोई भी पेमेंट में मिस्टेक्स नहीं होगी। नाउ ओके, जनरली आपको टैक्स लायबिलिटी जीएसटी की कब देनी पड़ती है, बताओ? जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी आपको कब देनी पड़ती है, कोई बता पाएगा? हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी आपको अगले महीने की 20 तारीख तक, ओके, यानी समझ लो अप्रैल मंथ है तो अप्रैल मंथ की ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, तो आपकी जो रिटर्न की ड्यू डेट है, रिटर्न की ड्यू डेट कब होती है? नेक्स्ट मंथ का 20th तक। तो आपको अपना टैक्स पेमेंट नेक्स्ट मंथ के 20th तक कर देना है। तो ये टैक्स पेमेंट आपको पहले चालान के थ्रू थ्रू चालान के थ्रू डिपॉजिट करना पड़ता है, जो जिसके लिए आपको गेटवे यूज करना पड़ता है बैंक का। बैंक में आपका अकाउंट है वो गेटवे से आप चालान के थ्रू पे कर दोगे, वो पैसा आपके कैश लेजर में आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको ये कह दूं कि ऐसा नहीं कि आपको 20 तारीख को ही देना है, जब भी आपके पास पैसा आएगा। ओके, जैसा बहुत सी बार इन बिटवीन द मंथ आपके पास एक सफिशिएंट कैश अमाउंट जमा हो गया, आप इन बिटवीन भी पैसा दे सकते हो। यानी इवन दो अगले महीने की 20 तारीख की डेट है लेकिन आप पहले भी पैसा डिपॉजिट करके रख सकते हो। ये आपका ही पैसा है, डिपॉजिट रहेगा, इसमें से उतना ही यूज होगा जितनी आपकी लायबिलिटी है, बाकी का कैश बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड भी मिल जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल लो, ये मंथ जो है ये मंथ अक्टूबर है, तो मेरी ड्यू डेट कब आएगी? अगले महीने की 20 तारीख, मतलब 20 नवंबर को आएगी। लेकिन अभी मेरे पास सफिशिएंट पैसा आ गया, मुझे ऐसा लगा कि यार अभी पैसा है तो डिपॉजिट करके रख देते हैं। एक तरह का ये आपका वैलेट है, ई वैलेट है, जो जीएसटी का ई वैलेट आप गवर्नमेंट के साथ मेंटेन कर सकते हो। तो ये पैसा डिपॉजिट कर दिया, जब चाहो तब यूज कर लो, नहीं तो विड्रॉ कर लो। इस तरह का ये कैश लेजर होता है। समझा क्या? समझा होगा तो फटाफट वन टाइप करो। ओके, समझा होगा तो फटाफट वन टाइप करो। तो डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन कैश लेजर। अब देखो, आप अपने वैलेट में पैसा कैसे डाल सकते हो, ये जीएसटी का वैलेट है। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और आईएमपीएस, ये तो आप इंटरनेट बैंकिंग मतलब क्या, ऑनलाइन आपके अकाउंट से आपके ई कैश लेजर में आप पैसा डाल सकते हो, यूपीआई से पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, और एक बैंक की फैसिलिटी है आईएमपीएस फैसिलिटी। तो आईएमपीएस फैसिलिटी के थ्रू भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। सर, क्या ई कैश लेजर में मुझे पैसा जमा करना है तो मैं क्या अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकता हूँ क्या? यस, आप अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो और उस मोड से भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद एनईएफटी आरटीजीएस, ये भी बैंक ट्रांजैक्शन की ही मोड है, तो एनईएफटी आरटीजीएस भी इस ये मोड से आप डिपॉजिट कर सकते हो। आपका जो पैसा ई कैश लेजर में जमा होगा, ओके, ये जो है ये पीएमटी 06 चालान से होगा और ऑथराइज बैंक के थ्रू होगा। अंडरलाइन, पीएमटी 06 चालान और ऑथराइज बैंक के थ्रू। ये आपने पैसा डिपॉजिट किया, अभी तक टैक्स लायबिलिटी यूज नहीं हुई है। आपके पास जब भी पैसा आता है डिपॉजिट कर दो अगले महीने की 20 तारीख के पहले। इसके बहुत सारे फायदे हैं, और लास्ट ईयर में तो एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स हुई जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके फायदे क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसका फायदा यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर सफिशिएंट बैलेंस है और कभी आपकी ड्यू डेट मिस हो जाती है मिस, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पैसा डिपॉजिट करके रखा। ये एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट हुई थी लास्ट टाइम, जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये जो हमने देखा रिगार्डिंग टू ओके डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन ई कैश लेजर। अब दूसरी बात यहाँ पे इसका, ओके, जो आपका टीडीएस और टीसीएस कट होता है ना, टीडीएस और टीसीएस नथिंग बट द पेमेंट ऑफ टैक्स, बस आपके बिहार पे कोई दूसरा दे रहा है। ओके, आपका टीडीएस काट रहा है, मतलब क्या, आपको जो टैक्स गवर्नमेंट को देना था, ओके, जो अगर वो आपका टीडीएस नहीं काटता या आपका टीसीएस नहीं काटता तो आपको गवर्नमेंट को पैसा देना था, तो आप कैश लेजर में डिपॉजिट करते। तो बस यही समझा जाएगा कि आपके बिहार पे किसी ने डिपॉजिट कर दिया टीडीएस और टीसीएस। तो जो भी वो आपका टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 51 या अंडर सेक्शन 52, वो भी कैश लेजर के क्रेडिट साइड में जमा होता है। तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछूं क्या, कि कैश लेजर के क्रेडिट साइड में कौन सा पैसा जमा होता है, तो कैश लेजर के क्रेडिट साइड में जो आपने डिपॉजिट किया और जो आपके बिहाफ पे काटा गया,
ओके, यानी आपके भी आप पे टीडीएस और टीसीएस अगर कट किया गया तो वो आपके कैश लेजर में ओके यहाँ पे जमा हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, अब ये जो आपके कैश लेजर में पैसा जमा हुआ, ओके, इसका क्या होगा? इसका यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ई कैश लेजर। अब जो भी आपका ई कैश लेजर का यूटिलाइज होता है उसकी एंट्री डेबिट साइड होती है। नाउ किसके लिए यूज हो सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 मार्क के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है। कैश लेजर का यूटिलाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, आपका जो टैक्स पेमेंट है, अब टैक्स के 2 तरह के पेमेंट होते हैं, आपको याद होगा। तो एक होता है आपका आउटपुट टैक्स, समझ लो आपने बहुत सी बार ऐसे कैलकुलेशन में देखा कि भाई पूरे मंथ का जो लायबिलिटी है, समझ लो ये पूरे मंथ का लायबिलिटी, ओके, अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ का लायबिलिटी आपका 20th तक आ रहा है। ओके, तो ये 20th तक आ रहा है तो आपका जो आउटपुट टैक्स होगा, ओके, आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी, आईटीसी लेस करने के बाद, ओके, आउटपुट टैक्स है, आईटीसी आपने लेस कर दिया, बचेगा नेट जीएसटी। ये नेट जीएसटी जो आपका आएगा ये ई कैश लेजर के थ्रू यूज किया जाएगा, नेट जीएसटी लायबिलिटी जो आउटपुट की है। और आपकी कोई आरसीएम की लायबिलिटी होगी, आपको याद होगा, तो आरसीएम की भी लायबिलिटी होती है जो आपको पे करना पड़ता है, वो तो कैश में पे करना पड़ता है, आरसीएम की लायबिलिटी आपको याद होगा। तो अगर आपकी कोई आरसीएम की लायबिलिटी होगी तो वो, तो आपको 2 पेमेंट जो है ई कैश लेजर से करने पड़ते हैं, जो आपकी नेट है मतलब आईटीसी यूज करने के बाद, और दूसरा आपका आरसीएम। बोलो हाँ, ओके, बोलो हाँ। अरे भाई साहब इधर देख, ओके इधर देख, हर पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मजा आएगा आज के लेक्चर में। देख क्या रहा है, लाइक कर, कमेंट दे, ओके, और शेयर कर। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो नेट होगी और जो आपका आरसीएम होगा, ओके, तो वो आरसीएम की लायबिलिटी, ऐसी 2 लायबिलिटी आपके ई कैश लेजर से जाएगी। ओके, उसके बाद में सर अगर इस मंथ में मुझे कोई इंटरेस्ट लगा होगा, तो यस, आपको इस मंथ में इंटरेस्ट लगा होगा तो इंटरेस्ट लायबिलिटी भी आपकी कैश लेजर के थ्रू जाएगी, पेनल्टी, फीस और एनी अदर ड्यूज। ओके, तो आपका कैश लेजर आपका पैसा है, आपका वैलेट है, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी वो इसके थ्रू ही, फिर वो टैक्स की हो, इंटरेस्ट की हो, पेनल्टी की हो, लेट फी की हो और एनी अदर ड्यूज की हो, वो कैश लेजर ही यूज किया जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछूं क्या? जवाब जरूर देना, जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। सिंपल क्वेश्चन ये है, कैन आई यूज माई ई कैश लेजर, जिसमें 2 तरह से पैसा डिपॉजिट हुआ है, एक आपने किया और एक टीडीएस टीसीएस का, ये ई कैश लेजर का बैलेंस है। ओके, कैन आई यूज दिस बैलेंस ऑफ ई कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? बताओ, कैन आई यूज दिस ई कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो? बताओ, क्या आप जो है यहाँ पे बेटा सब ठीक चल रहा है ना? यस, 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 यस। तो आप इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, पेनल्टी के लिए, फीस के लिए या अदर ड्यूज के लिए आप जो है इसको यूज कर सकते हो। चलो, अब आपका जो बैलेंस है ई कैश लेजर में, ओके, ई कैश लेजर में आपका जो बैलेंस है विल बी कैरी फॉरवर्ड और रिफंडेड। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपने एक्सेस पैसा डिपॉजिट कर दिया आपके वैलेट में, अब एक्सेस पैसा अगर डिपॉजिट कर दिया तो आइदर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट मंथ में और आप नेक्स्ट मंथ के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड मिल जाएगा, इमीडिएट रिफंड आ जाता है कैश लेजर का, और आपको टाइम नहीं लगता है। चलो, ये तो हमने देखा व्हाट टू बी डेबिटेड एंड व्हाट टू बी क्रेडिटेड इन कैश लेजर। एक जो छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो अंडरलाइन करना, और वो क्या है, ओवर द काउंटर कैश पेमेंट। अब ये ओवर द काउंटर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओवर द काउंटर का पेमेंट होता है कि बहुत सी बार आपके बैंक अकाउंट में कोई मतलब जो ऑथराइज बैंक है, क्योंकि आपके जो भी पेमेंट होते हैं वो ऑथराइज बैंक के थ्रू होते हैं, ओके, जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है वो बैंक के थ्रू हो गए। अब ऑथराइज बैंक में आपका बैंक अकाउंट नहीं है और अभी तक कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ऑनलाइन आपका अकाउंट नहीं है और आपको जीएसटी पेमेंट करना है, तो आप बैंक में जाके ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर मतलब क्या कि आप बैंक में गए, क्लार्क से मिले और उसको कहा कि भाई मुझे जीएसटी पेमेंट करना है, तो वो आपको फॉर्म देगा जीएसटी पेमेंट का, पीएमटी 06 मैनुअल फॉर्म देगा और आप जो है मैनुअल फॉर्म फिल कर रहे हो और वो उसको ओवर द काउंटर दे रहे हो, यानी आप चेक दे रहे हो, कैश दे रहे हो ओवर द काउंटर, आप बोलो कि मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मुझे जीएसटी पेमेंट करना है। तो जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, जो इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई या डेबिट क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस नहीं कर सकते, तो उनको ओवर द काउंटर यानी बैंक में जाओ और काउंटर पे आप पे कर दो जीएसटी का, तो आपका पेमेंट
बैंक के थ्रू हो जाएगा। तो ओवर द काउंटर वो पेमेंट कर सकते हैं क्या? तो देखो, यस, ओवर द काउंटर भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ओटीसी समझ में आया होगा, तो जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सबसे ओके ओटीसी टाइप करके बताए कि हाँ, ये इनको समझ में आ गया। तो ओवर द काउंटर अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ 10,000 तक लिमिट याद रखना। अगर आपका जीएसटी अमाउंट अप टू 10,000 पर चालान होगा पर टैक्स पीरियड, यानी एक टैक्स पीरियड का लिमिट है 10,000 पर चालान, उतना आप पे कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो छोटे बड़े जीएसटी पेमेंट आपके ओवर द काउंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका इससे ज्यादा के अमाउंट का पेमेंट है तो वो ओवर द काउंटर अलाउड नहीं है। आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट होगा तो उसके थ्रू ही ये पेमेंट किया जाएगा। नाउ एक्सेप्शन कैश पेमेंट ओटीसी विदाउट लिमिट, लेकिन ये 10,000 की लिमिट कहाँ अप्लीकेबल नहीं है। ये दोनों पॉइंट पढ़ के जाना। एक छुपा हुआ क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन द केसेस वेयर ओटीसी लिमिट यानी ओवर द काउंटर लिमिट 10,000 इज नॉट अप्लीकेबल। तो पहला, पेमेंट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, ये COMM मतलब कमिश्नर। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जीएसटी पेमेंट होगा और उनका कोई बैंक ऑथराइज बैंक में बैंक अकाउंट नहीं होगा तो वो सिचुएशन में वो पेमेंट कर सकते हैं ओवर द काउंटर, यानी बैंक में जाके 10,000 के ऊपर की कोई भी अमाउंट होगी, फिर वो 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा या कोई पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर होगा तो ओवर द काउंटर वो पेमेंट कर सकता है। दूसरा दूसरा पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर। ये आपको सारे एब्रीवेशन पहले पेज पर मैंने दिए, वो मिल जाएंगे। प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज टू रिकवरी ड्यू फ्रॉम अ पर्सन इंक्लूडिंग रिकवरी थ्रू ओके सेल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या, अगर कोई पर्सन का रिकवरी पर चालू है, मतलब कोई पर्सन ने जीएसटी नहीं दिया और जीएसटी नहीं दिया तो ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग चालू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली उसको ऑक्शन में सेल करके रिकवरी चालू कर दिया। तो अगर आपका जो रिकवरी अमाउंट होगा, ध्यान से सुनना, आपका रिकवरी अमाउंट आया होगा जीएसटी का, तो वो पर्सन का पैसा जो भी जमा होता है वो खुद ऑफिसर बैंक में जाके डिपॉजिट करता है ओवर द काउंटर, क्योंकि वो पर्सन तो पे ही नहीं कर रहा है ना, जिसका जीएसटी का लाइबिलिटी आ रहा है वो तो दे नहीं रहा है, इसलिए तो हम रिकवरी कर रहे हैं। तो अब ये रिकवरी में भाई साहब सुनो, ये रिकवरी में भाई साहब वो तो पे नहीं कर रहा है, तो फिर मैं उसका पैसा जमा करके बैंक में जाके ओवर द काउंटर पे करूंगा। तो ये अगर दो केसेस होगी तो ये दो सिचुएशन में ओके आपकी जो 10,000 की लिमिट है वो अप्लीकेबल नहीं होगी। आप कितना भी पैसा यहाँ पे ओवर द काउंटर पे कर सकते हो, इवन दो बैंक अकाउंट नहीं होगा। लेकिन ये दो केसेस के अलावा मैं आपको ये बता दूं, ओवर द काउंटर की लिमिट सिर्फ 10,000 है, उससे ज्यादा जो है आप पे नहीं कर सकते। स्पेशल पेमेंट मोड फॉर OIDR और ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग होगी, OIDR सर्विस होगी, तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम स्विफ्ट नेटवर्क यूज कर सकते हैं, पर ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसको क्रॉस कर दो, ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे उसके बाद में अब सवाल आता है टैक्स पेमेंट चालान। अब टैक्स पेमेंट चालान क्या है? तो अब जब आप जीएसटी पोर्टल पे टैक्स पे करते हो तो आपकी एक चालान होती है, वो चालान आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। पहली स्टेप, आपको www.gst.gov.in पे जाना पड़ेगा। फिर उसमें जाने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन में यूजर आईडी पासवर्ड ओके आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो तो उसके बाद आपको अगर टैक्स का पेमेंट करना है तो ऊपर ओके यहाँ पे टैब दिए हैं, उसमें ओके जीएसटी पेमेंट, टैक्स पेमेंट या टैक्स चालान पे क्लिक करो, आपके सामने चालान आ जाएगी। जो आपके सामने चालान आएगी, ध्यान सुनना, जो आपके सामने चालान आएगी उसमें जो है आप अपना अमाउंट पे ओके डिपॉजिट, CGST का कितना, SGST कितना, IGST कितना, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी जो भी होगा वो आप डिपॉजिट कर दोगे। थोड़ा इसको मैं ऐसे बताऊं तो यहाँ पे देखो, हाँ, जैसे ये चालान में ओके दो हेड होते हैं, एक माइनर हेड यहाँ पे ओके और ये मेजर हेड। अब जैसा आप देखोगे मेजर हेड में, सॉरी जस्ट मिनट बेटा, ओके मेजर हेड IGST, CGST, HGST ओके और GST सेस वगैरह होगा तो, और उसके बाद में टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी एंड अदर, मतलब IGST का टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना, फीस कितना, पेनल्टी कितना, अदर्स कितना। ओके, सेम CGST का आपका डिफरेंट टैक्स पेमेंट, HGST का डिफरेंट टैक्स पेमेंट ओके और GST सेस वगैरह होगा तो उसका टैक्स पेमेंट। तो ये जो टैक्स पेमेंट है यहाँ पे आप चालान के थ्रू कर दोगे। तो ये जो चालान के थ्रू आपने पेमेंट किया तो चालान क्या, इसको इलेक्ट्रॉनिक चालान कहते हैं, जो PMT 06 है। अब दूसरी वैलिडिटी फॉर 15 डेज फ्रॉम द जनरेशन ऑफ CP।
ये सीपी का मतलब अगर आपको लिखना है तो कॉमन पोर्टल, सीपी का मतलब कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या होता है कि जब आप चालान जो है, चालान फिल कर ले तो जो भी जितना टैक्स पे करना है आपने अपने कैलकुलेशन कर लिए, और अपने कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो नेट लायबिलिटी आई प्लस आरसीएम आया, उतना अमाउंट आपको चालान के थ्रू डिपॉजिट करना है, या आप एडवांस में अपने हिसाब से जो भी पैसा आपको पास है वो डिपॉजिट करके रख रहे हो। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपने जब डिपॉजिट करते वक्त ओके, चालान में दो ऑप्शन आते हैं, पेमेंट और सेव। तो आप अगर सेव करके रखते हो तो 15 डेज तक वो सेव रहती है, जिसमें बाद में आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे बहुत से सीए के ऑफिस में या सीएमए के ऑफिस में क्या होता है कि जब आर्टिकल से वो चालान फिल करवा रहे, जैसे आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, और आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद बॉस ने आपको बोला कि चालान चल ट्राई कर, आपको सिखा रहा है बॉस चालान फिल कर, तो क्या हो जाता है कि वो आपको ये कहता है पेमेंट मत करना, सेव करके रखना, क्योंकि मुझे पता है मेरा ही एक स्टूडेंट था, उससे एक मिस्टेक हो गई थी। ओके, जीएसटी का पेमेंट था 20 लाख, उसने गलती से आईजीएसटी कॉलम में एक जीरो बढ़ा दिया और 20 लाख का 2 करोड़ हो गया। अब 20 लाख का 2 करोड़ हो गया, अब समझ लो बड़ी कंपनी है, बैलेंस तो रहता है अकाउंट में, अब 2 करोड़ डिडक्ट हो जाए, और बाद में जब पता चला तो कि भाई ये तो गलती से 2 करोड़ पे हो गया, तो भाई साहब वो कंपनी के जो मैनेजर था उसने इतना चिल्लाया, ओके, सीए पे, और सीए ने अपने आर्टिकल पे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई नौसिखिया होता है और नया नया सीखता है, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ओके ये उसको हिदायत दी जाती है कि पे मत करना, सेव करके रखना। पोर्टल ने ये फैसिलिटी दी है कि 20 तारीख तक तो आप सेव करके रख सकते हो चालान अपडेट करके, क्योंकि आपको लास्ट डेट है 20th, तो आप जो सेव करके रखना है तो 15 डेज तक वैलिड रहेगा। मतलब जब भी आप सेव करोगे वहां से वो चालान आपके पोर्टल में 15 दिन तक रहेगी। उसके बाद में ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है? व्हेन अमाउंट इज सक्सेसफुली क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट एंड सीआईएन। सीआईएन क्या होता है? तो सीआईएन होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, साइड में देख लो, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है। ओके, तो ये बैंक से जनरेट होता है। अब मैं इसको सीआईएन के बारे में भी बताऊंगा क्या होता है और कैसे बनता है। बस ऐसे समझ लो कि आपका सीआईएन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जनरेट हो गया। जो चालान आइडेंटिफिकेशन जनरेट हो गया, ओके, यहाँ पे तब गवर्नमेंट के अकाउंट को क्रेडिटेड माना जाएगा। सर इसका रिलेवेंस क्या है डेट ऑफ पेमेंट का? चलो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब देखो, एक लास्ट ईयर की बात है, कुछ 3 करोड़ का, सुनना मेरी बात, 3 करोड़ का जीएसटी का पेमेंट एक कंपनी का था। तो 3 करोड़ का जीएसटी का पेमेंट जब था, तो वो ऐसा ही हुआ कि लास्ट डेट अगले महीने की 20 तारीख थी, रात को 8 बजे उन्होंने पेमेंट किया। ओके, तो क्या हुआ, इनके अकाउंट से 3 करोड़ जो है डिडक्ट हो गए, लेकिन सीआईएन जनरेट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर्वर बिजी था या कोई टेक्निकल इशू आ गया था, तो सीआईएन जनरेट हुआ ही नहीं। पर इनके अकाउंट से 3 करोड़ निकल गए। 3 करोड़ निकलने के बाद ये थोड़े परेशान हो गए। परेशान क्या हुए कि सर आगे पैसा तो 3 करोड़ निकल गया, लेकिन अभी तक सीआईएन जनरेट नहीं हुआ, और कैश लेजर में भी पैसा डिस्प्ले नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस ऐसी होती है कि आप ओके पीएमटी 06 चालान पे करते हो, बैंक से अमाउंट डिडक्ट होता है, फिर वो आरबीआई के पास वो अपडेट होता है, और आरबीआई फिर जीएसटी पोर्टल पे आपके कैश लेजर में अपडेट करती है। ये पूरी चेन चलती है, और फिर आपके कैश लेजर में वो पैसा अपडेट होता है, और आपको फिर 5-10 मिनट बाद आपके कैश लेजर में दिख जाता है कि हाँ पैसा आ गया। लेकिन ये बंदा 2 घंटे यानी रात को 8-9 बजे से लेके 12 बजे तक देख रहा, 3 करोड़ डिडक्ट हो गया लेकिन पैसा आया नहीं। तो उसने मुझे कॉल किया कि सर अभी तक पैसा आया नहीं, पैसा बराबर गया ना, 3 करोड़ का अमाउंट था। मैंने डर मत, ओके कल सुबह तक अपडेट हो जाता है, कभी-कभी लास्ट डे को सर्वर बिज़ी होते हैं। अब देखो उसका दूसरे दिन शाम को 5 बजे सीआईएन जनरेट हुआ, और उसके कैश लेजर में पैसा ज ड आ गया। तो उसकी जान में जान आई। लेकिन क्या हुआ, साथ-साथ में डिफ़ॉल्ट उसको इंटरेस्ट भी लग गया 1 दिन का। तो उसने मेरे को कॉल किया कि सर 1 दिन का इंटरेस्ट, 3 करोड़ का इंटरेस्ट 1 दिन का भी बड़ा अमाउंट होता है। तो उसने मुझे कॉल किया कि सर 3 करोड़ का इंटरेस्ट लग गया, अब क्या करें क्या? ओके, मैंने तो कल ही पे कर दिया था। अब इन ये तो गलती गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का पोर्टल बिज़ी था। ओके, गवर्नमेंट, मैं क्या करूँ? मैं क्यों 1 दिन का इंटरेस्ट दूँ 3 करोड़ पे? मैंने कहा देख, लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जब तेरा पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा और सीआईएन जनरेट होगा, ओके, तभी वो गवर्नमेंट को पेमेंट माना जाएगा। इवन दो तेरे अकाउंट से 20th को डिडक्ट हुआ, पर गवर्नमेंट अकाउंट में कब गया? 21st को। सीआईएन कब जनरेट हुआ? 21st को। तो 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। अब उसने मेरे को बोला कि सर इसमें मेरी क्या गलती? गलती बस ये है कि फिर तूने लास्ट डेट को क्यों पे किया? 20th तो लास्ट डेट है, पहले पे करके रखना था। आखिरी दिन ऐसी गड़बड़ होती है, वो गवर्नमेंट नहीं मानेगी।
ओके तू पहले पे करता तो तेरे लिए ज्यादा बेटर होता। तो ऐसे केस में डेट ऑफ पेमेंट का यहाँ मीनिंग समझा होगा तो जोर से लाइक करो और वाई टाइप करो। तो डेट ऑफ पेमेंट मतलब जब सक्सेसफुली गवर्नमेंट को अकाउंट में जाएंगे और उसका सीआईएन जनरेट होगा, ओके तभी डेट ऑफ पेमेंट बोला जाएगा। उसके बाद में क्रेडिट टू कैश लेजर, ओके ऑन रिसिप्ट ऑफ सीआईएन, जैसे आपका सीआईएन जनरेट होता है डेटा आरबीआई के पास अपडेट हो जाता है और आरबीआई के पास अपडेट होने के बाद वो आपके कैश लेजर में डिस्प्ले हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। आरबीआई ई स्क्रॉल, कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे सीआईएन जनरेट में अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, सुनना सीआईएन जनरेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ लेकिन आरबीआई के पास डेटा अपडेट हो गया तो आरबीआई आपका कैश लेजर अपडेट कर देती है, तो आपका लेजर जो है वो आरबीआई अपडेट कर देती है। नॉन जनरेशन ऑफ सीआईएन, आपका सीआईएन जनरेट नहीं हुआ, पेमेंट ओके आपका जनरेट नहीं हुआ, तो वो केस में ओके तो इफ सीआईएन इज जनरेटेड और रिफ्लेक्टेड ऑन पोर्टल तो पीएमटी 07 में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। जो भी डिस्क्रिपेंसीज होगी यहाँ पे कॉमन पोर्टल पे आप दे सकते हो। और पेमेंट बाय यूआरपी, ये वाला पॉइंट अच्छे समझना, यूआरपी मस्ट पे थ्रू द ई कैश लेजर यूजिंग टेम्पररी आईडी जनरेशन, ओके टेम्पररी आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बहुत सी बार यूआरपी जैसे सीटीपी हुआ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या एनआरटीपी हुआ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब ये सीटीपी और एनआरपी जो है इनको रजिस्ट्रेशन के पहले यानी यानी 5 डेज बिफोर पेमेंट करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब तक ये एडवांस में पेमेंट नहीं करते हैं इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। अब वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर कैसे पे करे? तो जब भी कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा लाइक सीटीपी एनआरटीपी और उसको टैक्स पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन लेने के पहले, तो वो जो है टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कर सकता है और टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर पे यहाँ पे पेमेंट कर सकता है। दोस्तों अगर आपको मजा आ रहा होगा तो फटाफट MZMBA टाइप कीजिएगा और जो ऑफलाइन रिकॉर्डेड देख रहे होगे तो अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए, तो ये हमने चालान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे। उसके बाद में यहाँ पे ये दो शॉर्ट नोट आपको आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय सीआईआर और व्हाट डू यू मीन बाय सीपीआईआर। सीपीआईआर क्या होता है? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी आप चालान ओपन करते हो तो जीएसटी पोर्टल वो चालान को एक नंबर असाइन करता है। देखो जीएसटी पोर्टल पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना उसको रेफरेंस नंबर आता है, यानी फ्यूचर में ओके ये रेफरेंस नंबर आपके रेफरेंस आपके कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप चालान ओपन करोगे तो जीएसटी पोर्टल उसको एक रेफरेंस नंबर देता है, वो रेफरेंस होता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके वो चालान नंबर होता है। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय टैक्स पेयर। इट इज 14 डिजिट। ये जो यहाँ पे नंबर होता है ये 14 डिजिट का होता है। एंड सीपीआईएन रिमेन्स वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज। जितने दिन की चालान रहेगी उतने दिन का वैलिड रहेगा। सीआईएन चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब सीआईएन क्या होता है? देखो कि जब आपका चालान नंबर जनरेट हो गया फिर आप जब बैंक से पेमेंट करते हो तो बैंक से पेमेंट करने के बाद ओके वो एक फिर से नंबर जनरेट होता है जिसको कहते हैं सीआईएन। ये सीआईएन होता है प्रूफ ऑफ पेमेंट कि आपका पेमेंट गवर्नमेंट अकाउंट को चले गया बैंक के थ्रू। तो ये सीआईएन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट कर दिया। इट इज व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑथराइज्ड बैंक, यानी जब पेमेंट मिल जाता है बैंक को और आरबीआई एंड क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट, यानी पैसा जब बैंक को मिल गया और आरबीआई में अपडेट हो गया और गवर्नमेंट अकाउंट में चले गया ओके तब जाके ये सीआईएन जनरेट होता है। इट इज इंडिकेशन ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ अकाउंट। बस आपको सीआईएन की शॉर्ट नोट आई तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 आपको पॉइंट्स लिखने हैं। सीआईएन इज कम्युनिकेटेड बाय ऑथराइज्ड बैंक टू टैक्स पेयर as well as common portal. It is of 18 digit number that is 14 CPIN। 18 डिजिट का होता है, 14 CPIN और 4 डिजिट बैंक कोड होते हैं। अब देखो कुछ बैंक कोड 3 डिजिट के होते हैं, कुछ बैंक कोड 4 डिजिट के होते हैं। ओके तो यहाँ पे 4 डिजिट बैंक कोड जो है यहाँ पे यानी टोटल 14 प्लस जो बैंक से आपने पे किया उसका कोड लग जाता है तो ये 18 डिजिट का होता है। तो ये जो था हमने देखा रिगार्डिंग टू ई कैश लेजर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ ई कैश लेजर। ध्यान सुनना, ई कैश लेजर का बैलेंस आप ट्रांसफर, इससे रिलेटेड चलो एक थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सिखाना चाहूंगा, सभी ने ध्यान देना। ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस ऑफ ई कैश लेजर बिटवीन मेजर एंड माइनर हेड। ओके व्हाट टू डू व्हेन, व्हाट डू मीन बाय मेजर एंड माइनर हेड? समझ लो आप जो है चालान के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और आपके कैश लेजर में वो पैसा आ रहा है। जैसे आपने चालान के थ्रू डिपॉजिट कर दिया, आपने क्या किया ओके
ड्यू डेट के पहले आपके पास सफिशिएंट अमाउंट था तो आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया। ऐसा लोग करते हैं, वैलेट में डाल के रखते हैं। आप भी वैलेट में डाल के रख देते हो सो दैट ड्यू डेट अगर मिस होगी तो इंटरेस्ट ना लगे। सुनना मेरी बात, ड्यू डेट अगर मिस होगी तो इंटरेस्ट ना लगे। तो ऐसे केस में देखो, यहाँ पे आपने आईजीएसटी के टैक्स में 50,000 डिपॉजिट कर दिया, सीजीएसटी के टैक्स में 10,000 डिपॉजिट कर दिया, एचजीएसटी के टैक्स कॉलम में ओके 10,000। तो ये मेजर हेड हुए और ये माइनर हेड हुए। ओके, माइनर हेड हुए। आपने इंटरेस्ट भी डिपॉजिट करके रख दिया, मतलब आपको लगा कि इंटरेस्ट लग सकता है शायद, या पुराना कोई इंटरेस्ट आ सकता है, तो आपने इंटरेस्ट कॉलम में भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके रख दिया, पेनल्टी कॉलम में भी कुछ पैसा डिपॉजिट करके रख दिया। तो ये आपके जो है ई कैश लेजर में ओके ऐसा स्टेटस आज दिख रहा है। कैश लेजर, मैं क्रेडिट लेजर की बात नहीं की, मैं कैश लेजर की बात कर रहा हूँ। तो ई कैश लेजर में आपका जो है ऐसा स्टेटस दिख रहा है। आफ्टर डिपॉजिशन ऑफ अमाउंट नीड टू यूटिलाइज ई कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब तुमने ये पैसा तो डिपॉजिट करके रख दिया था, अपने हिसाब से वैलेट में पैसा अलग अलग माइनर हेड में डाल के रख दिया, अलग अलग माइनर हेड में आपने पैसा डाल के रख दिया। डन 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 डन। अब देखो बाद में क्या हुआ, आपकी नेक्स्ट मंथ की 20th आया, और नेक्स्ट मंथ की जब 20th आई तो आपकी लाइबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपने अपना स्टेटमेंट बनाया कैलकुलेशन लाइबिलिटी। उसमें आपका जो आउटपुट है आईजीएसटी का 60,000 है, सीजीएसटी का 30,000 है, एसजीएसटी का 30,000 है, और उस मंथ के आपके पास आईटीसी भी थे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 30,000, 5,000 और 5,000। तो आपकी नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आई? तो आपकी नेट जीएसटी लाइबिलिटी आपको जो है आईजीएसटी की 30,000 पे करना है, ओके, सीजीएसटी की 25,000 पे करना है, और आपको एसजीएसटी की 25,000 पे करना है। तो ये आपकी नेट जीएसटी लाइबिलिटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब देखो, पे करना है, पर हमने तो पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ है। पर भाई साहब मैंने आईजीएसटी में 50, जबकि मेरी लाइबिलिटी 30 आ रही है, पर मैंने ऑलरेडी वैलेट में पैसा डाल के रखा है, टैक्स में 50, इंटरेस्ट में 1, और मेरी लाइबिलिटी 30 आ रही है, तो मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है। अगर मैं ये 30 में ओके कैश लेजर का बैलेंस भी यूज कर लूं 50, तो भी मेरे पास एक्सेस बैलेंस रहेगा। कितना एक्सेस बैलेंस रहेगा? 20,000 टैक्स का बैलेंस रहेगा मेरे पास। ओके, 20,000 टैक्स का, यानी अगर मैं ये देखूं तो 20,000 एक्सेस बैलेंस रहेगा, और इंटरेस्ट का 1,000 वैसे ही पड़ा रहेगा। ओके, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है। ओके, मैंने डिपॉजिट करके रखा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ई कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करके लगा, पर मेरे को इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है। दूसरा, मेरी सीजीएसटी की लाइबिलिटी 30, 5 आईटीसी था, 25,000 मुझे देना है। ओ भाई साहब, 25 की लाइबिलिटी आ रही है, और मैंने तो 10,000 ही डिपॉजिट किया, मतलब मेरे कुछ ओके डिपॉजिट करते वक्त इधर उधर अमाउंट होगी, कोई दिक्कत नहीं ना, इधर उधर अमाउंट हो, गवर्नमेंट कहती है डरो मत। तो आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, लेकिन आपकी लाइबिलिटी 25 आ रही है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरे पास यहाँ पे 20,000 एक्सेस पड़े हुए हैं आईजीएसटी में, और यहाँ पे अगर मैं इसके 10,000 यूज कर लूँ, ये 25,000 लाइबिलिटी है, मैंने कैश लेजर में 10,000 डिपॉजिट कर दिया। अगर मैं ये 10,000 यूज भी कर लूँ, तो ऊपर के 15,000 की लाइबिलिटी जो आ रही है, क्या मैं इसके एक्सेस इधर यूज कर सकता हूँ क्या? यानी सेम कैश लेजर के एक माइनर हेड से दूसरे माइनर मेजर हेड में अमाउंट शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? एक माइनर हेड से दूसरे माइनर और मेजर हेड में अमाउंट शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? तो आंसर इज यस। ओके, अब आपका क्या बताओ, क्या आपके पास यहाँ 20,000 एक्स्ट्रा है? ओके, 20,000 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ 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 है। तो ये जो एक्सेस पैसा आपका पड़ा हुआ है, जो भी माइनर हेड में, आप अगर आपको यहाँ रिक्वायर्ड है और यहाँ रिक्वायर्ड है, तो आप शिफ्टिंग कर सकते हो, आपको शिफ्टिंग प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गवर्नमेंट कहती है कि आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए एक फॉर्म होता है, और वो फॉर्म होता है PMT09। ओके, PMT09 वो फॉर्म होता है। ओके, तो उसके थ्रू आप जो है पैसा शिफ्ट कर सकते हो। तो यही बेटा मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया। ओके, अगर आपको पैसा शिफ्ट करना है तो यहाँ आप पैसा शिफ्ट कर सकते हो। ओके, कोई भी मेजर हेड माइनर हेड, आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कोई भी किधर भी किसी भी थ्रू शिफ्ट कर सकते हो। उसका एक फॉर्म होगा, और वो फॉर्म का नाम होगा PMT09 चालान। ओके, देखो, a registered person can transfer through PMT09 चालान amount between different major and minor head within their e-cash ledger for payment। मतलब क्या? सेम कैश लेजर के किधर का भी अमाउंट, मेजर माइनर हेड का अमाउंट, वो कोई भी मेजर हेड माइनर हेड में शिफ्ट कर सकता है। बस उसको एक चालान चालान ओपन करनी पड़ती है, और उसको शिफ्टिंग बताना पड़ता है, कौन सा पैसा किधर शिफ्ट कर रहा है, वो शिफ्टिंग बताना पड़ता है, उसका पैसा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपका है, आपको जैसे शिफ्ट करना है आप कर लो। ये तो हुआ सेम कैश लेजर।
लेकिन अब मैं जो आपको नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो ये ट्रांसफर बिटवीन ओन कैश लेजर अंडर सेम रजिस्ट्रेशन, ये हुआ। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू ई कैश लेजर टू डीडीपी, ओके, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब देखो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या, थोड़ा मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ। अब देखो कैसा है, महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और गुजरात की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मेरा बैंक B1 है, ब्रांच B1 है, और इधर ब्रांच B2 है। महाराष्ट्र के कैश लेजर में मेरे पास पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, ओके, कैश लेजर में पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन गुजरात के कैश लेजर में, यहाँ के कैश लेजर में शॉर्ट हो रहा है। दोनों भी मेरी ब्रांचेस है, और यहाँ के कैश लेजर में शॉर्ट हो रहा है। दोनों भी मेरी ब्रांचेस है, और गुजरात के कैश लेजर में शॉर्ट हो रहा है। तो इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया था कि सर वो भी मेरी ब्रांच है, ये भी मेरी ब्रांच है। महाराष्ट्र के इस कैश लेजर में मेरा पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, वहां शॉर्ट पड़ रहा है। तो क्या मैं महाराष्ट्र के कैश लेजर का बैलेंस, मेरी बात सुनना, महाराष्ट्र के कैश लेजर का बैलेंस गुजरात जो मेरी डीडीपी है, क्या उसमें मैं शिफ्ट कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस। ओके, आप कैश लेजर का बैलेंस डीडीपी में शिफ्ट कर सकते हो। देखो, रजिस्टर्ड पर्सन कैन आल्सो ट्रांसफर एनी अमाउंट अवेलेबल इन मेजर एंड माइनर हेड of IGST and CGST in e-cash ledger to e-cash ledger of IGST and CGST of DDP। ओके, डीडीपी में शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ख्याल रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या ध्यान देना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बैलेंस सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी का ही आप कर सकते हो। देखो, अगर आपको सेम कैश लेजर में शिफ्ट करना है तो आप कोई भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी कोई भी आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ये केस में जब आपको डीडीपी को शिफ्ट करना है, तो डीडीपी को शिफ्ट करते वक्त सिर्फ आप आईजीएसटी का बैलेंस और सीजीएसटी का बैलेंस ही शिफ्ट कर सकते हो। आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का बैलेंस शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर एसजीएसटी के हेड में आपने पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ है तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ट्रेजरी में गया है। ओके, वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आप किसका बैलेंस शिफ्ट कर सकते हो? आईजीएसटी और सीजीएसटी का। ये समझा क्या? प्रोवाइडेड दैट नो अनपेड लायबिलिटी ऑफ हिज फर्स्ट डीडीपी हु इज ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू ई लायबिलिटी रजिस्टर। पर ये आप ध्यान रखें, ओके, कि अगर वो महाराष्ट्र के कैश लेजर से पैसा कहां भेज रहा है, गुजरात कैश लेजर में भेज रहा है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ओके, मतलब उसकी लायबिलिटी अनपेड लायबिलिटी नहीं है। महाराष्ट्र में सारी लायबिलिटी ड्यू खत्म हो गई है। ओके, और उसके बाद भी उसका एक्सेस पैसा बाकी है, तो वो जो है यहां से गुजरात डीडीपी को भेज सकता है। तो इस तरह से कैश लेजर के सारे एस्पेक्ट्स हमने कंप्लीट किए। अगर आपको समझा होगा, मजा आया होगा, तो लाइक कीजिएगा और एमजेड टाइप कीजिएगा। डन 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 डन। तो पहला लेजर हमारा कंप्लीट हुआ और वो हुआ ई कैश लेजर। उसके बाद में आते हैं ई क्रेडिट लेजर पे। आ जाओ फटाफट, ई क्रेडिट लेजर। अब ई क्रेडिट लेजर क्या होता है? ओके, चलो मैं ई क्रेडिट लेजर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ई क्रेडिट लेजर ऐसा होता है कि समझ लो आप जो है रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका सप्लायर है। ओके, सप्लायर जो है GSTR 1 में, अब ध्यान सुनना, सप्लायर GSTR 1 में यहाँ पे जो है उसका आउटवर्ड सप्लाई, यानी आपने उससे परचेस किया तो वो GSTR 1 में अपडेट करता है। GSTR 1 से आपकी GSTR 2B में अपडेट हो जाता है। ओके, 2B में जब अपडेट हो जाता है तो आप जो है फिर इससे आईटीसी क्लेम करते हो। अपना जो भी आपका आईटीसी होगा वो आईटीसी आप क्लेम करते हो आपके रिटर्न में, GSTR 3B में क्लेम करते हो। और जो आईटीसी आपने सेल्फ असेस किया, इसको कहा जाता है सेल्फ असेस। आपने खुद असेस किया कितना आपको आईटीसी मिलेगा। जो 2B में रिफ्लेक्ट होता है, सारा 2B में जो रिफ्लेक्ट होता है सबका क्रेडिट नहीं मिलता है। ओके, उसमें से जो एलिजिबल है, जो ब्लॉक है, जो एग्जाम में जो ब्लॉक है उसके क्रेडिट नहीं मिलते हैं, जो एग्जाम में उसके क्रेडिट नहीं मिलते हैं, जो एलिजिबल है उसके ही क्रेडिट आपको मिलते हैं। तो जो एलिजिबल है वो क्रेडिट आप जो है आपके 3B में क्लेम करते हो, और जो आप 3B में क्लेम करोगे आपके ई क्रेडिट लेजर को, आई रिपीट, आपके ई क्रेडिट लेजर को वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ई क्रेडिट लेजर में पैसा कहां से आता है? जो आप सेल्फ असेस करते हो। किसमें सेल्फ असेस करते हो? 3B में। तो 3B में आपको इस मंथ में कितना क्रेडिट मिलेगा बाय अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ आईटीसी, वो जो आप सेल्फ असेस करते हो वो आपके ई क्रेडिट लेजर में जमा हो जाता है। और वो ई क्रेडिट लेजर में जमा होने के मतलब सेल्फ असेस करने के बाद आपके ई क्रेडिट लेजर को क्रेडिट हो जाता है। तो चलो ये देखो, तो ई क्रेडिट लेजर की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो भाई ई क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में आपने जो अमाउंट असेस किया, ओके, इन ई क्रेडिट लेजर, कैसे असेस किया होगा आपने? ओके, तो 2B से यानी असेस किया, यानी
आपका एलिजिबल आईटीसी, आपका एलिजिबल आईटीसी जो जीएसटीआर 2B से 3B में, 2B से आपने 3B में क्लेम किया, ओके, 2B से 3B में क्लेम किया। तो द यहाँ पे आईटीसी करना, आईटीसी सेल्फ असेस इन द रिटर्न, जो आप आईटीसी रिटर्न में सेल्फ असेस करते हो बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब देखो दोनों का डिफरेंस समझ लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। कैश लेजर में आप पैसा डिपॉजिट करते हो थ्रू चालान, क्रेडिट लेजर में डिपॉजिट नहीं होता है, आपका आईटीसी आप क्लेम करते हो। वो तो आपका आईटीसी जो है फॉरवर्ड चार्ज में या रिवर्स चार्ज में आपने जो इनवर्ट सप्लाई किया है और आपके 2B में आपका आईटीसी अपडेट हुआ है या आरसीएम का आईटीसी होगा, तो आप उसको जो 3B में क्लेम करते हो, तो 3B में जो क्लेम करते हो वो अपडेट होता है, यहाँ पैसा डिपॉजिट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको ये बता दूं कि ये जो आपने आपका क्रेडिट अपडेट हुआ, ये क्रेडिट अपडेट होने के बाद ये आपके आउटपुट टैक्स ओनली। अब देखो क्रेडिट लेजर जो है सिर्फ आपके आउटपुट टैक्स के लिए यूज होता है। ओके, मतलब क्या डिफरेंस बिटवीन ई कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। ई कैश लेजर में आप पैसा डालते हो जो आपके टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, फीस के लिए या कोई भी अदर ड्यूज के लिए यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्रेडिट लेजर है सिर्फ वो आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज होता है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो कैन आई यूज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? नो, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं ई क्रेडिट लेजर पेनल्टी के लिए यूज कर सकता हूँ? क्या नहीं, वो सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज किया जाएगा और बैलेंस होगा तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो, अब जब आप क्रेडिट लेजर यूज करोगे तो क्रेडिट लेजर यूज करने के अपने तरीके हैं। क्या है? नाउ आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट ये तो आपको बेसिक से पता है। पहले आप आईजीएसटी में, यानी जब आप क्रेडिट लेजर यूज करोगे, ये जो आपने सेल्फ असेस किया, अब सेल्फ असेस करते वक्त आपका आईजीएसटी का क्रेडिट होगा, सीजीएसटी का क्रेडिट होगा, एसजीएसटी का क्रेडिट होगा। तो ये आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आप आईजीएसटी में ही यूज करोगे, यानी आईजीएसटी का क्रेडिट आप आईजीएसटी में यूज करोगे। अब बैलेंस होगा तो आप एनी प्रोपोर्शन में, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी प्रोपोर्शन आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में और बाद में आईजीएसटी में, एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी में बाद में आईजीएसटी में। ओके, तो ये इस प्रोपोर्शन में आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हमने देखा यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये तो हमने बेसिक चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। इधर मैंने एक टेबल दिया है एनालिसिस। क्या एनालिसिस दिया है कि समझ लो आपके टैक्स ड्यू है, जीएसटी है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, इतना आपको पेमेंट करना है। जीएसटी देना है, इंटरेस्ट देना है, पेनल्टी देना है, फीस देना है और अदर अमाउंट ये आपको देना है। अब ये जो है आपको यहाँ पे जो पे करना है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ कैश लेजर। तो क्या आप इस पेमेंट के लिए कैश लेजर यूज कर सकते हो क्या? जीएसटी पेमेंट के लिए यस। क्या क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो क्या? यस। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आप सिर्फ कैश लेजर यूज कर सकते हो, क्रेडिट लेजर आप इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, आपका क्रेडिट लेजर जो यूज होगा, यूज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली एंड कैनॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आरसीएम। हाँ, आरसीएम की लायबिलिटी कैश लेजर से ही जाएगी, क्योंकि आरसीएम इनवर्ट टैक्स का पेमेंट है और वो सिर्फ कैश लेजर के थ्रू ही जाएगी। ओके, आरसीएम की लायबिलिटी मैं आपको एक बात बता दूं। ओके, आरसीएम की लायबिलिटी ये क्रेडिट लेजर के थ्रू यूज नहीं होगी, यानी इसके लिए क्रेडिट यूज नहीं होगा और कैनॉट बी यूज फॉर अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे इसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। नाउ अब बात करते हैं रिफंड। ये रिफंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो, ई कैश लेजर का रिफंड और ई क्रेडिट लेजर का रिफंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके ई कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस है, अब आपके पास एक क्लाइंट आ गया, उसने कहा कि सर मेरे ई कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस है, तो क्या ई कैश लेजर के एक्सेस बैलेंस का मुझे रिफंड मिल जाएगा? यस, आपका वैलेट है, आपने पैसा डिपॉजिट किया है, तो आपको इमीडिएटली उसका रिफंड मिल जाएगा फॉर्म है RFD 01। लेकिन क्रेडिट लेजर में अगर आपके एक्सेस बैलेंस है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट लेजर में अगर आपके बैलेंस है तो रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी इज नॉट अलाउड। ओके, आईटीसी के रिफंड नहीं मिलते एक्सेप्ट आईटीसी ऑफ जीआरएस। अगर आपका जीरो रेट सप्लाई होगा तो रिफंड मिल सकते हैं, या इन्वर्टेड ड्यूटी रेट, मतलब क्या,
आउटपुट टैक्स लेस देन इनपुट टैक्स रेट। ओके, मतलब दो केस में, एक है जेडारएस एंड एक्सपोर्ट का अगर आईटीसी होगा तो उसके रिफंड मिलेंगे, या इन्वर्टेड ड्यूटी रेट मतलब आपका आउटपुट टैक्स रेट कम होगा और इनपुट टैक्स रेट ज्यादा होगा तो वो केस में रिफंड मिलेंगे। सर मतलब क्या, समझ लो आप ई बाइक बना रहे हैं, ई बाइक पर आउटपुट रेट है 5%, पर उसके लिए पिस्टन्स खरीदा, फाइबर खरीदा, बहुत सारे कंपोनेंट्स खरीदे, उसके 18% रेट है। तो आपका इनपुट रेट जो है, जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वो 18% का है, पर जो आपका आउटवर्ड प्रोडक्ट बन रहा है वो 5% का है। तो ऐसे केस में जो है आपका आउटपुट टैक्स कम है और इनपुट टैक्स ज्यादा है, तो ये केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो आईटीसी के। थोड़ा इसको अलग वे से बताओ, क्या आईटीसी के एक्सेस बैलेंस के रिफंड आपको रिफंड नहीं मिलते, आप कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ, कैरी फॉरवर्ड करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनना, आईटीसी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते जाओ और जब भी जो भी मंथ में होगा वो मंथ में यूज करते जाओ। कैरी फॉरवर्ड और यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको पैसा वापस चाहिए तो आईटीसी का नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट टू केसेस, एक है जेआरएस और एक है इन्वर्टेड ड्यूटी रेट। ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू रिफंड ऑफ ई कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। तो इस तरह से हमने क्रेडिट लेजर को खत्म किया। डन डना डन डन, मजा हो गया तो लाइक करो, एमजेड टाइप करो, और जो ऑफलाइन रोड में रिकॉर्डेड सेशन देख रहा है तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो एक कमेंट तो बनती है भाई साहब और एक लाइक तो बनता है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उसके बाद में आते हैं ई लाइबिलिटी रजिस्टर। सुनो, उसके बाद में आते हैं लाइबिलिटी रजिस्टर। अब ये ई लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है? देखो क्या होता है कि आपका जो आउटपुट टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स पे करने के लिए जो भी आपका आउटपुट टैक्स है वो आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में अपडेट हो जाता है। मतलब ऑल लाइबिलिटीज आपकी, जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी है, ओके, तो जो सारी आपकी लाइबिलिटीज है शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। तो तीन रजिस्टर क्या काम करते हैं? पहला रजिस्टर आपका कैश का ट्रैकिंग बताता है, कैश कैसे आया, कैश कैसे आया और आपने कैसे यूज किया लाइबिलिटी में। और तो ये जो है कैश आता है क्रेडिट, और लाइबिलिटी में यूज करते हो तो लाइबिलिटी रजिस्टर में चले जाता है। जब आप लाइबिलिटी में यूज करते हो तो लाइबिलिटी रजिस्टर में ओके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो आपका ये डेबिट होता है और लाइबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट होता है। ओके, सेम आपकी लाइव, अब जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी वो दो मोड से यहाँ पे कंप्लाई होती है। जो भी आपकी लाइबिलिटी, एक आप क्रेडिट लेजर यूज करोगे तो उसकी भी एंट्री आपकी लाइबिलिटी रजिस्टर में आएगी, तो आप क्रेडिट लेजर यूज करोगे तो ये समझ लो आपका ये आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स लेस क्या, आईटीसी। ये आउटपुट टैक्स मतलब लाइबिलिटी रजिस्टर है। ओके, लाइबिलिटी रजिस्टर है। लेस आईटीसी मतलब क्या, आप ई क्रेडिट लेजर यूज कर रहे हो, ई क्रेडिट लेजर यूज कर रहे हो, और बचा हुआ ओके आपका नेट जीएसटी, तो नेट जीएसटी ओके जो भी आएगा उसके लिए कैश लेजर, ई कैश लेजर यूज कर रहे हो। मतलब क्या, आपका ई कैश लेजर और क्रेडिट ये आपकी लाइबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। ओके, आपके लाइबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर ऑर्डर टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। अब आपकी लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगी? ओके, ये लर्न करके जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट हो सकता है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, पहला सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। मतलब क्या, अगर आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड का कुछ टैक्स बाकी होगा जो आपने खुद ने असेस किया था इन जीएसटीआर 1 ओके या 3B, आपने जो जीएसटीआर 1 में खुद ने टैक्स असेस किया था और वो अभी तक दिया नहीं है, और या कोई अदर ड्यूज है जो आपने खुद ने असेस किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, खुद ने असेस किए थे, और अभी आपने अब क्या हुआ कि लास्ट 2 महीने से आपने कोई ड्यूज पे नहीं किया और अभी आपने अपने लाइबिलिटी, अभी आपने कैश लेजर में पैसा डाला। तो जब आप कैश लेजर का पैसा यूज करोगे तो सबसे पहले पुराने जो टैक्स ड्यूज है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, पुराने जो टैक्स ड्यूज है वो पूरे करने पड़ेंगे। दूसरा, सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ करंट टैक्स पीरियड। फिर जो करंट टैक्स पीरियड के आपने जो सेल्फ असेस किया वो आपको यहाँ पे पूरे करने पड़ेंगे। यानी आपका जो भी डिपॉजिट किया हुआ पैसा पहले पुराना क्लियर करेगा, फिर करंट क्लियर करेगा, और फिर ऑफिसर ने कोई डिमांड की होगी, रिकवरी की होगी 74A में, ओके, तो वो कवर होगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे, हाँ, कि आपकी लाइबिलिटी कैसे कंप्लाई होगी अगर हम देखें। हम्म,
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मिस्टर मनिक प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज टैक्स एंड अदर लायबिलिटी अंडर द जीएसटी लॉ। ये आपके क्वेश्चन में है, मिस्टर मनिक का क्वेश्चन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, अब देखो उसके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ओके कैसे यूज करेगा, आपको ऑर्डर देना है। टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे का ड्यू दिया है, इंटरेस्ट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे का इंटरेस्ट ड्यू दिया है, पेनल्टी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे, टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके अच्छा, जून दिया है मतलब हमारा करंट मंथ है जून, करंट मंथ है जून, प्रीवियस मंथ है मई, और लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिमांड नोटिस अंडर 73। ठीक है, मनिक वांट टू क्लियर हिज लायबिलिटी ऑफ डिमांड नोटिस 73 फर्स्ट। अब मनिक क्या चाहता है कि मनिक ये चाहता है कि उसकी जो 73 की ऑफिसर ने जो डिमांड किया है वो पहले क्लियर करना चाहता है, बाद में मई और जून के करना चाहता है। तो क्या मनिक ऐसा कर सकता है? तो आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी क्या होगी। तो क्या पहला सवाल, क्या मनिक जो 73 के तहत डिमांड नोटिस आई है उसकी लायबिलिटी पहले कंप्लाई कर सकता है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना, नहीं वो ओके यहाँ पे 73 का पहले नहीं कर पाएगा, उसको ऑर्डर में जाना पड़ेगा। आपने जो सेल्फ असेस किए थे मे के आपने टैक्स ड्यू, इंटरेस्ट और पेनल्टी यानी 25,000, 2,000 और 3,000 पहले आपको ये क्लियर करने पड़ेंगे। फिर करंट मंथ का 35,000 क्लियर करना पड़ेगा और थर्ड जो है आपका 48,000 ये क्लियर होगा। तो पहले आपके मई के क्लियर हो गए, फिर जून के क्लियर हो गए और फिर आपका 48,000 क्लियर होगा। समझा क्या? समझा होगा, बोलिए डन 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 डन। नाउ एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा और वो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक सवाल है, कैन आईजीएसटी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी क्रेडिट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आउटवर्ड कंपेंसेशन सेस? क्या आपके पास क्रेडिट पड़े हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के, तो क्या ये क्रेडिट आप कंपेंसेशन सेस के लिए यूज कर सकते हो क्या? तो नहीं, कंपेंसेशन सेस के लिए आप आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। हाँ, आपके इनपुट टैक्स में कंपेंसेशन सेस होगा तो वो आउटपुट में यूज होता है, लेकिन आप बाकी क्रेडिट सेस के लिए यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट और क्वेश्चन एक दिया है, शुड द पेमेंट बी मेड ओनली फ्रॉम द अकाउंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन? क्या ये जरूरी है कि जब आप टैक्स पेमेंट करते हो तो टैक्सेबल पर्सन के ही अकाउंट से होना चाहिए? ऐसे नहीं, टैक्सेबल पर्सन के अकाउंट से हो या किसी के भी अकाउंट से हो, गवर्नमेंट को पैसा आने से मतलब है, तो आप किसी के भी अकाउंट से पे कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट 4th नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, मिस्टर अतुल ऑफ चेन्नई इज रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी। ठीक है, ही हैज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, उसके पास आईटीसी का बैलेंस था 1,20,000 आईजीएसटी का, लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिलेटिंग टू द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर का बैलेंस पड़ा हुआ। ड्यूरिंग द मंथ अ लीगल प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड अंडर जीएसटी लॉ विच रिजल्ट अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 80,000 आईजीएसटी अंडर आरसीएम। उसने लॉयर की सर्विस ली और लॉयर की सर्विस का आरसीएम की लायबिलिटी जनरेट हुई 80,000। Mr. Atul agree with the tax liability and want to use the balance lying in electronic credit ledger toward the payment of the same। और वो इस पेमेंट के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज करना चाहता है। तो क्या वो इस पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज कर पाएगा क्या आरसीएम के लिए? He seek your opinion with regard to the provision of GST law as to whether he is allowed to use payment lying in electronic credit ledger for making the payment of tax liability payable as consequences of proceeding। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज कर सकता है? तो आंसर इज नो, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस नहीं जाने। ओके 6-7 लाइन की केस स्टडी, आंसर 2 लाइन का। ओके यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट यूज, ओके यहाँ पे अगर मैं थर्ड का सॉरी 4th का हो तो टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट यूज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लायबिलिटी का बैलेंस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस वो रिवर्स चार्ज के लिए यूज नहीं कर सकता। ओके नहीं कर सकता, समझा होगा? ओके तो जोर से टाइप करो यस सर, मजा आ गया। तो ये हमने ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी देखा। ओके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर नो डाउट डेबिट होता है, यानी गवर्नमेंट को आपसे पैसा लेना है, डेबिट होता है जो आपका टैक्स पेबल है, और क्रेडिट होता है। अब ये जो टैक्स पेबल है वो कैसे, तो क्रेडिट लेजर और कैश लेजर यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? ओके सर्टेन लायबिलिटी ओनली टू बी डिस्चार्ज थ्रू कैश लेजर, यानी कभी अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ये आया कि कौन सी ऐसी लायबिलिटी है जो सिर्फ कैश लेजर के थ्रू डिस्चार्ज हो सकती है,
तो टीडीएस टीसीएस इसके लिए आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। जो भी आपको टीडीएस का पेमेंट या टीसीएस का पेमेंट करना है, किसी का काटा हुआ टीडीएस टीसीएस है तो कैश लेजर के थ्रू ही करना पड़ता है। रिवर्स चार्ज कैश लेजर के थ्रू करना पड़ता है। सेक्शन 10 में कंपोजिशन लेवी कैश लेजर के थ्रू ही करना पड़ता है। एनी अमाउंट पेबल टुवर्ड इंटरेस्ट पेनल्टी एंड फीस, ओके, तो एनी अमाउंट पेबल टुवर्ड इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस, तो ये भी आपको कैश लेजर के थ्रू ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए क्रेडिट लेजर आप यूज नहीं कर सकते। रिडक्शन इन पेनल्टी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से पेमेंट ऑफ टैक्स के हमने ये 3 लेजर खत्म कर दिए। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन 50, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे सेक्शन 50 का। सेक्शन 50 में इंटरेस्ट लायबिलिटी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में इस पर कैलकुलेशन क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, इसलिए ये सेक्शन मत छोड़ना। इवन ये सेक्शन डिटेल में पढ़ लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे तो क्वेश्चनर के क्वेश्चंस भी अच्छे से करके जाना है। मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा। देखो सेक्शन 51 डिले पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और पार्ट, और सेक्शन 53 यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेलमेंट और आईटीसी। अब दोस्तों ये जो सेक्शन 50 है डिले पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब क्या, मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि आपकी जो लाइबिलिटी आती है आपको अगले महीने के, सुनो, आपकी जो लाइबिलिटी है आपको अगले महीने के 20 तारीख तक दे देना है, जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। अब सेक्शन 51 क्या कहता है, जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है या आरसीएम की लाइबिलिटी, आपकी दो लाइबिलिटी आती है, एक तो आउटपुट टैक्स में नेट टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट के बाद का, और एक आरसीएम का लाइबिलिटी, ये अगले महीने की 20 तारीख तक आपको देना ही पड़ता है। अगर आपने अगले महीने की 20 तारीख तक नहीं दिया, जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है, तो आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और इंटरेस्ट 18% पर एनम से लगाया जाएगा, जो डे वाइज कैलकुलेशन किया जाएगा। इंटरेस्ट कब से लगाया जाएगा, तो जो आपकी ड्यू डेट थी रिटर्न की, ओके, जैसे 20 तारीख, तो 21 से नेक्स्ट डे से आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, ओके, यानी 21 डे से जब तक तुम पे नहीं करते हो, ओके, तब तक आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा मैं बाद में समझाता हूँ। ओके, तो ये आपने देखा रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट लायबिलिटी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चंस पहले समझो कि ये क्या कहना चाहता है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, अज्यूम करना कि 60 डेज का डिले पेमेंट हुआ, ये आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे हो गया। आपका ये सारे अमाउंट एज्यूम की है, पूरा प्रोसेस समझ लो। आउटपुट टैक्स पेबल आईजीएसटी का 4,50,000 है, सीजीएसटी का 2,85,000 है, एसजीएसटी का 2,85,000 है। ओके, उसमें से आपका उस मंथ का आईटीसी जो आपने सेल्फ असेस किया 250, 55, 55 था, मतलब आपको नेट टैक्स कितना था, जिसको मैं ए डिनोट करता हूँ, नेट टैक्स देना था आपको आईजीएसटी का 2 लाख, सीजीएसटी का 230 और एसजीएसटी का 230, इतना टैक्स देना था। प्लस उस मंथ में आपकी रिवर्स चार्ज की भी लायबिलिटी थी। अब रिवर्स चार्ज तो आपको कैश में ही देना था, जिसके लिए तो क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। तो 18,000, 32,000 और 32,000, तो इतना आपका लायबिलिटी कैश लेजर के थ्रू आ रहा है। तो जो लायबिलिटी आपका कैश लेजर के थ्रू आ रहा है, ओके, तो टोटल टैक्स पेबल थ्रू कैश लेजर 218, 262, 262। तो पहला सवाल, क्या इंटरेस्ट आपकी टोटल लायबिलिटी पे लगेगा क्या, नहीं, आपकी जो नेट जीएसटी लायबिलिटी है, ध्यान सुनना, आपकी जो नेट अमाउंट पेएबल थ्रू कैश, नेट अमाउंट पेएबल थ्रू कैश, यानी कैश के थ्रू जो पे करोगे। अब कैश के थ्रू जो दो पेमेंट होते हैं, एक तो आपका नेट आउटपुट टैक्स प्लस आरसीएम, जो अमाउंट पेएबल थ्रू कैश लेजर है, फिर आपका नेट नेट टैक्स प्लस आरसीएम, तो ये नेट टैक्स प्लस आरसीएम ये आपके कैश लेजर के थ्रू पेएबल है। वो अगर आपने ड्यू डेट नहीं दिया, समझ लो आप 60 डेज का डिले, 60 डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, नेक्स्ट डे से 21 पहला डे होगा, और डेट ऑफ पेमेंट भी आपको डेट ऑफ डिफॉल्ट मानना पड़ेगा। तो 60 डेज का है तो 18% पर एनम डे वाइज चलेगा, तो आपका 2,18,000 है, इंटू 18% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 365। प्रॉब्लम जरूर देखना, लीप ईयर होगा तो ओके, लीप ईयर के हिसाब से देखना, 366 डेज लेना, तो प्रॉब्लम में लीप ईयर दिया होगा तो लीप ईयर लेना, अदरवाइज 365। तो इस हिसाब से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे। ओके, मेरी बात आई समझ में, आई होगी तो फटाफट यस टाइप करो, आई होगी तो फटाफट यस टाइप करो। अब देखो यहाँ पे जस्ट मिनट है। हाँ, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, पर अब इसमें
एक ट्रिकी पॉइंट आपको बताता हूँ, और ये ट्रिकी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात। एक ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ, और वो क्या, तो यहाँ पे अब यहाँ इफ टैक्स इज पेड बिफोर फाइलिंग रिटर्न, इफ टैक्स इज पेड आफ्टर फाइलिंग रिटर्न। अब देखो समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, देखो। इफ टैक्स इज पेड बिफोर फाइलिंग रिटर्न, इंटरेस्ट इज ऑन टैक्स पेबल थ्रू ई कैश लेजर, तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी पे आएगा। और आपका टैक्स इज पेड आफ्टर फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न फाइल करने के बाद ड्यू आता है, तो आपकी ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी आएगी। अब ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी आएगी, थोड़ा इस बात को अच्छे से समझ लो, या कहना क्या चाहता है। इसके लिए आपको दो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ये सेशन होने के बाद ही, यानी ये समझ लो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो आपके क्वेश्चनर में मैंने ओके इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 वाला प्रॉब्लम होगा, जिसमें अविशा लिमिटेड का प्रॉब्लम आपको दिखेगा। आपके पास ओल्ड भी होगा तो भी अविशा लिमिटेड का प्रॉब्लम दिखेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा, तो 14 का भी प्रॉब्लम हम लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला, जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज बीन फाइल्ड बाय अविशा लिमिटेड। ओके, अविशा लिमिटेड ने यहाँ पे, जस्ट मिनट, देखो जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20XX हैज बीन फाइल्ड बाय मेसर्स अविशा लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन, within the due date prescribed by CGST, okay, by CGST Act 2017, which is 20th February। मतलब क्या, जनवरी का जीएसटीआर 3B फाइल हो चुका है, और वो कब फाइल हो चुका है, 20th February में। इट्स केम टू नोटिस ऑफ द कंपनी दैट टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज बीन पेड शॉर्ट 16,000। अब देखो, अगर आपका जीएसटीआर 3B फाइल हो गया था, मतलब उस मंथ का असेसमेंट आपने क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो अब अगर उस मंथ का असेसमेंट अगर आपने क्लोज कर दिया है 3B फाइल करके, और उसके बाद में उस मंथ का ड्यू निकलता है, और उस मंथ का ड्यू निकलता है 16,000, ओके, बाद में आपको 3B फाइल करने के बाद आपको पता चला कि अरे यार वो तो टैक्स लायबिलिटी उस मंथ की जो जनवरी की है 16,000 शॉर्ट हो गई, एक इनवॉइस ही हमने अपडेट नहीं किया, 16,000। The shortfall of 16,000 has been paid through cash ledger and credit ledger at the time of filing GSTR 3B of the month of February in March। अब जो आपका जनवरी का शॉर्टफॉल था, वो आपको रिटर्न फाइल करने के बाद पता चला, रिटर्न फाइल करने के बाद पता चला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिटर्न फाइल कर दिया था आपने फरवरी को, बाद में पता चला, तो ठीक है, वो आपको शॉर्ट पेमेंट देना पड़ेगा। तो चलो, फेब का जब रिटर्न आप मार्च में दे रहे हो, सुनना मेरी बात, फेब का रिटर्न जब आप मार्च में दे रहे हो, तब आप वो पे कर रहे हो। वो 16,000 में जो शॉर्टफॉल हुआ, जिसके लिए कैश लेजर 12 और क्रेडिट लेजर 4,000 यूज कर रहे हो। Assume the electronic cash ledger and credit ledger carry sufficient balance for the above shortfall। Assume करना कि above shortfall के लिए आपके पास sufficient balance है। You are required to calculate the amount of interest payable, if any, under section 50 of the CGST Act and Rule 88B। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है। अब देखो एक चीज समझ लो, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, मेरी लाइन याद रखना, आपने रिटर्न फाइल कर दिया और उसके बाद शॉर्ट पता चलता है, तो जो अमाउंट शॉर्ट उसके बाद पता चलता है 16,000, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त आपका, इवन दो आप क्रेडिट यूज कर रहे होगे, इवन दो आप क्रेडिट यूज कर रहे होगे, समझ लो आपका क्या कहना होगा कि सर 16,000 है ना, तो 16,000 माइनस 4,000 कर लेंगे, ओके, क्रेडिट तो ओके, नेट कितना आया, क्योंकि 4,000 हम क्रेडिट यूज कर रहे हैं, तो नेट कितना है 12,000, तो हम इंटरेस्ट 12,000 पे ही लगाते हैं। नहीं, वो कहते हैं अगर रिटर्न फाइल हो गया और जो मंथ का रिटर्न फाइल हो गया जनवरी, उसका शॉर्ट आया, तो आपके ग्रॉस जो शॉर्ट होगा, कितना है आपका ग्रॉस 16, ओके, इवन दो आप क्रेडिट लेजर यूज कर रहे हो 4,000, ठीक है यूज करो, लेकिन आपके ग्रॉस पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब क्या, अगर आप आंसर देखोगे तो पहले केस में रिटर्न फाइल हो चुका था, इसलिए इंटरेस्ट लायबिलिटी ग्रॉस पे आएगी जो शॉर्ट है, 16,000 इंटू 18 इंटू जो भी नंबर ऑफ डेज हो गया। अब नंबर ऑफ डेज क्या, तुमने 20th मार्च को पे किया,
ओके, तो 20th मार्च को पे किया, आपकी ड्यू डेट थी यहाँ पे, ध्यान सुनना, आपकी ड्यू डेट थी यहाँ पे 20th फेब, जो जनवरी का शॉर्ट था, तो ड्यू डेट थी 20th फेब, तो 21st फेब से लेना पड़ेगा। अब 21st फेब और नीचे दिया है कि अज्यूम ये लीप ईयर है, ओके, ये 20XX जो है वो लीप ईयर अज्यूम करो, तो मतलब ये हुआ कि फेब आपको 9 डेज का लेना पड़ेगा, 9 फेब हो गए, ओके, और उसके बाद में आपने कब दिया, 20 मार्च को दिया पेमेंट, तो 29 डेज हुए, तो 29 डेज डिवाइडेड बाय 366, ओके, आपको यहाँ पे कंसीडर करना है और इंटरेस्ट निकालना है। अब वो आगे क्या कहते हैं देखो, ड्यू द इफेक्टिव GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली ऑन March 20। हाँ, लेकिन आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था, रिटर्न ही लेट है, मतलब असेसमेंट क्लोज नहीं हुआ। अगर आपका असेसमेंट क्लोज नहीं हुआ क्योंकि आपने रिटर्न ही नहीं दिया था, रिटर्न लेट दिया, तो ये केस में इंटरेस्ट लगेगा, पर ये केस में असेसमेंट क्लोज नहीं हुआ, इसलिए आप क्रेडिट यूज कर सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट जो लगेगा वो इंटरेस्ट यहाँ पे नेट जो है 12,000 उस पे ही लगेगा, इंटरेस्ट जो है नेट 12,000 उस पे लगेगा। तो देखो, अगर आपने 3B फाइल कर दिया, मतलब असेसमेंट क्लोज कर दिया, और अगर असेसमेंट क्लोज कर दिया और उसके बाद शॉर्टफॉल आता है, तो इंटरेस्ट लगाते वक्त क्रेडिट कंसिडर नहीं होगा, आपके टोटल ग्रॉस पे लगेगा। लेकिन अगर आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, मतलब असेसमेंट क्लोज नहीं किया, रिटर्न ही लेट जा रहा है, रिटर्न लेट जा रहा है, तो आप तब ग्रॉस पे इंटरेस्ट नहीं दोगे, नेट पे इंटरेस्ट दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से करना। मैंने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, समझा क्या? प्लीज जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। तो ऐसे सिचुएशन में, सॉरी बेटा, ऐसे केस में ये जो है, अगर इफ टैक्स इज पेड बिफोर फाइलिंग रिटर्न, मतलब आपने ओके रिटर्न क्लोज नहीं किया और रिटर्न के पहले दिया, तो आपकी नेट GST लायबिलिटी प्लस RCM, और आपका टैक्स पेमेंट आफ्टर रिटर्न फाइलिंग होगा, तो फिर आपको ग्रॉस पे करना पड़ेगा। ये तो हुआ रिगार्डिंग टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 का इंटरेस्ट। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, ओके, आपके इसके लिए, और ये करके ही जाना क्योंकि रिपीट हो सकता है। उसके बाद में एक प्रोविजो जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके एग्जाम में, ये प्रोविजो क्या है? इफ एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड to e-cash ledger by or before the due of return but debited for payment of tax after due date of return because late filing of return, interest won't be payable to that extent if the amount remains in the ledger from the due date until debited। अब देखो ये प्रोविजो क्या कहती है, अगर आपने अपने कैश लेजर में, सुनना मेरी बात, अगर आपने नहीं नहीं, वो बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है, वो सिर्फ बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, क्रेडिट का कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, अगर रिटर्न फाइल हो गया, सुनो, रिटर्न फाइल हो गया और उसके बाद आपका शॉर्ट आ रहा है, तो जो टोटल 16,000 उस पे आएगा, इवन दो आप क्रेडिट यूज कर रहे हो, पर रिटर्न नहीं क्लोज हुआ, तो फिर आप नेट पे लाइबिलिटी करोगे, ओके, नेट पे आप इंटरेस्ट निकालोगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेशन, we are not talking about credit utilization. You can use the credit for credit utilization, no restriction. What I am talking about, on which amount interest to be calculated, okay, if your return is closed and then short payment arise, then whatever the gross short payment उस पे interest आएगा, even though you are using the credit। but if your return is not closed और वो रिटर्न ही लेट जा रहा है, तो आप नेट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ये समझ में आया क्या? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अब ये प्रोविजो क्या कहती है, समझ लो, 20 तारीख के पहले आपने अपने कैश लेजर में, यानी बिफोर ड्यू डेट कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस रखा है, और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, आपने लेट फाइल किया, तो आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आप असेस करोगे, रिटर्न फाइल करोगे, तो रिटर्न फाइल करोगे, तो वो सिचुएशन में समझ लो रिटर्न 10 दिन लेट हुआ, तो रिटर्न में आप जो लायबिलिटी बताओगे 10 दिन लेट बताओगे। अब गवर्नमेंट क्या कहते देखो, इवन दो आपका टैक्स एडजस्टमेंट इन रिटर्न लेट हुआ क्योंकि रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, लेकिन अगर ड्यू डेट के पहले आपका कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है, तो जितना आपके कैश लेजर में बैलेंस होगा
टू दैट एक्सटेंट इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी समझ लो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ओके, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी 30,000 आ रही है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 30,000 आ रही है, आपका आईटीसी है 10,000, तो बचा कितना 20,000। अब ये 20,000 आपकी जो लायबिलिटी है, रिटर्न लेट चले गया, रिटर्न लेट चले गया, समझ लो 10 दिन लेट हो गया, तो ये आपकी लायबिलिटी 20,000 नेट है। तो मैंने क्या कहा, आपको इंटरेस्ट आपकी नेट लायबिलिटी पे लगाना पड़ेगा क्योंकि लेट हो गए रिटर्न के लिए। लेकिन 20 तारीख के पहले आपके कैश लेजर में ओके सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ था, रिटर्न लेट हो गया पर बैलेंस पड़ा हुआ है 15,000। तो अगर आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है 15,000, तो जितना 20 तारीख के पहले आपका कैश लेजर में पैसा पड़ा होगा और आपने यूज नहीं किया होगा, टू दैट एक्सटेंट इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब आपको इंटरेस्ट 5,000 पे ही लगेगा। इवन दो रिटर्न लेट हो गया, इवन दो टैक्स लायबिलिटी लेट एडजस्ट हुई, पर 5,000 पे लगेगा। अगर आपके पास बैलेंस टोटल 20,000 है तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोविजो कहती है कि आप अपने कैश लेजर में एटलीस्ट बैलेंस रखो, रिटर्न लेट हो गया तो भी डरने की जरूरत नहीं है। जितना बैलेंस आपका ड्यू डेट के पहले होगा और आपने यूज नहीं किया होगा उतना इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। ये तो था सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 का इंटरेस्ट। उसके बाद में सेक्शन 53 यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। चलो पहले मैं ये टेबल से समझा देता हूं, ओके, और बाद में हम इसको यहाँ पे वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये टेबल में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब मेरी बात सुनना, ये सेक्शन 53 ये इंटरेस्ट आईटीसी का इंटरेस्ट है। अगर किसी ने आईटीसी रॉन्गली लिया एंड उसको यूज भी किया, सुनना, एंड उसको यूज भी किया, तो फिर यहां पे इंटरेस्ट लगेगा। ओके सर मैंने अवेल किया लेकिन यूज नहीं किया, अवेल करके रिवर्स कर दिया, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये इंटरेस्ट कब लगेगा, अवेल्ड एंड यूज, बोलो मेरे साथ, एंड यूज, तो आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम, ये टेबल एक बार देख लेना और फिर आपके क्वेश्चनर का कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये प्रॉब्लम केयरफुली मेरे से समझ लो। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे मंथ ले रहा हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपको समझने के हिसाब से। ये इतना मतलब हर पैरामीटर पे क्वेश्चन है कि कितना भी टफ पूछ लो, रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइजेशन का इंटरेस्ट पे, ओके, तो आपको यहाँ पे कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पे मंथ है अप्रैल, आपका मंथ है अप्रैल, आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपके क्रेडिट लेजर में ओपनिंग बैलेंस कुछ था क्या, नहीं था। नाउ एलिजिबल आईटीसी, जो आप एज पर लॉ आईटीसी ले सकते थे, मतलब ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, एग्जम्प्टेड के क्रेडिट नहीं है, 7 लाख एलिजिबल है, पर आपके अकाउंटेंट से एक मिस्टेक हो गई, उसने कुछ ऐसे भी आईटीसी ले लिए जो रॉन्गली अवेल्ड थे, गलत थे, ब्लॉक थे, ओके, या गुड्स नहीं आए पर आईटीसी ले लिए, क्योंकि आईटीसी लेने के लिए गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, आए नहीं पर आईटीसी ले लिए। तो ऐसे कुछ रॉन्ग आईटीसी गलती से ले लिए गए 50,000। अवेल करना पाप नहीं है, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। अवेल किया ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। कब इंटरेस्ट लगाएंगे, जब आप यूज करोगे, समझ लो, जब आप यूज करोगे तब इंटरेस्ट लगाए कि भाई रॉन्गली अवेल भी किया और उसको यूज कर लिया तो इंटरेस्ट लगाएंगे। अब कब बोला जाएगा आपने यूज कर लिया, सुनो मेरी बात, कब बोला जाएगा यूज कर लिया। चलो तो आपके पास 7 लाख का आईटीसी ये था, 50,000 का रॉन्गली लिया, 750 का आपने ओके यहाँ पे क्रेडिट जमा कर लिया, सेल्फ असेस कर लिया। उस मंथ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है आपका 7 लाख था, सुनो, उस मंथ का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 7 लाख था, तो आपने ये आईटीसी यूज कर लिया, तभी भी आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर 50,000 है। सुनना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर 50,000 है। अब लॉ क्या कहता है, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो आपके रॉन्गली अवेलमेंट से इक्वल या ज्यादा चल रहा है, आपका क्लोजिंग बैलेंस आपके रॉन्गली अवेलमेंट से इक्वल या ज्यादा चल रहा है, तो हम ये मानेंगे कि आपने यूज नहीं किया। इसका मतलब अप्रैल मंथ में ओके जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है, आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आपकी 20 तारीख थी और आपने रिटर्न भी 20 तारीख को फाइल कर दिया, चलो 20 तारीख को रिटर्न फाइल कर दिया, तो क्या इंटरेस्ट अप्रैल में लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ओके नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ये मानेगी कि अवेल किया
पर बैलेंस कंटिन्यू है, बैलेंस कंटिन्यू है इससे या इससे ज्यादा, इसलिए हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये जो है ना टैक्स पेयर को पता चला ओके कि भाई उसने रॉन्गली अवेल किया 50,000, और ये जो 50,000 रॉन्गली अवेल किया उसने रिवर्स किया 20 अक्टूबर को, अवेल किया अप्रैल में, अवेल किया अप्रैल में 50,000 यहाँ पे, पर वो रिवर्सल किया 20 अक्टूबर को, पेमेंट या रिवर्सल हुआ 20 अक्टूबर, पता ही 20 अक्टूबर को चला कि ऐसा हुआ था। चलो, अभी तक तो सब अनजाने में काम चालू है, गलती से ले लिया गया। फिर दूसरा मंथ आया, या क्लोजिंग बैलेंस 50,000 था, फिर नेक्स्ट मंथ आया अप्रैल में, वही ओपनिंग बैलेंस कंटिन्यू हुआ, ओके वही ओपनिंग बैलेंस कंटिन्यू हुआ। फिर आपका एलिजिबल आईटीसी मई का 5 लाख था। फिर मई में कोई रॉन्गली लिया क्या? नहीं लिया आपने, मई में कोई रॉन्गली नहीं लिया। 550 आपका टोटल आईटीसी हुआ, ओपनिंग प्लस मई का। आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ध्यान से देखो, आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 5 लाख था और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 550 थे आईटीसी के, तो 5 लाख के लिए आईटीसी यूज कर लिया। अभी भी आपका बैलेंस 50 है, मतलब 50 के नीचे नहीं गया, आपका रॉन्गली कितना था 50, और बैलेंस भी 50 या 50 के ऊपर है, मतलब गवर्नमेंट ये मानेगी कि आपने अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही चालू है, अवेल्ड किया पर यूज नहीं किया। अब आपने मई का रिटर्न 20 जून का ड्यू डेट था, रिटर्न भी आपने 20 जून को दे दिया, तो इंटरेस्ट लगेगा क्या? तो आपको ओके इंटरेस्ट दोनों मंथ का नहीं लगेगा, क्योंकि बैलेंस आपका 50,000 या उससे ज्यादा है। यहां तक समझाओगा तो फटाफट 1 टाइप करो, यहां तक समझाओगा तो 1 टाइप करो। अब नेक्स्ट अब यहां आ जाओ, देखो वो क्या कहता है। अब ये जो बैलेंस 50,000 था, ये जून में कैरी हुआ ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस 3 लाख आपका आईटीसी है, देखो 3 लाख आपका आईटीसी है, टोटल आपका 350 हुआ। हाँ, अब आपकी जून की लायबिलिटी 3,30,000 थी, सुनो जून की लायबिलिटी 3,30,000 थी, तो अब आपने आईटीसी यूज कर लिया 330 के लिए, तो आपका क्लोजिंग 20 चले गया, 20 चले गया, मतलब 50 रॉन्गली अवेल था, उससे कम आ गया 20, तो आपका यूज माना जाएगा 30,000। सुनो, आपको इंटरेस्ट लगेगा और 30,000 आपका यूज माना जाएगा, जितना उस मंथ में यूज है टू दैट एक्सटेंट ही इंटरेस्ट लगेगा, टू दैट एक्सटेंट ही इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट कब से लगेगा? लॉ कहता है आपका इंटरेस्ट डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लगेगा, तो आपने 30,000 तो यूटिलाइज किए, पर कौन सी डेट? तो वो कहते हैं कि जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, विच एवर इज लेटर, ओके ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, सॉरी विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में से अर्लियर, दोनों सेम है, आपकी ड्यू डेट भी 20 तारीख थी और आपने रिटर्न भी 20 तारीख किया, तो वो आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन माना जाएगा, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तभी यूज करोगे ना, तो आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन माना जाएगा। तो आपका 21 जुलाई से, हाँ 21 जुलाई से, तो ओके आपने रिवर्सल कब किया? 20 अक्टूबर, तो 21 जुलाई से 20 अक्टूबर, ये 30,000 का 18% से 92 डेज आता है, 92 डेज का इंटरेस्ट लगेगा, ओके 92 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। चलो, ये तो हुआ आपका कौन से मंथ का इंटरेस्ट, जो 30,000 आपका यूज किया, कौन से मंथ का? यहाँ पे आपने जून में। अब आपका ये जो क्लोजिंग बैलेंस था 20, ये ओपनिंग बैलेंस बना, 6 लाख आईटीसी लिए, 620 आईटीसी हुए, आपका आउटपुट टैक्स पेमेंट 16 था, बैलेंस 10,000 पे आ गया, मतलब और बैलेंस कम हुआ। अब और बैलेंस कम हुआ तो 30 तो पहले ही यूज हो गए, जिसका इंटरेस्ट हमने पूरा निकाल लिया। अब आपको जो है 20 में से और 10 कम हुए, मतलब 10 यूज कर लिया। तो ऐसा ये जो आपने 10,000 यूज किया, सुनो ये जो 10,000 यूज किया, तो रिटर्न की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग द रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन माना जाएगा। तो 18 अगस्त आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन माना जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट डे चालू होता है 19 अगस्त से, तो 19 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का ओके आपका 10,000 पर का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। और ऐसे ही आपने अगस्त का बाद में यूज कर लिया, तो अगस्त का आपने यूज कर लिया, बचा हुआ 10,000, तो ड्यू डेट थी 20 सितंबर, आपने रिटर्न फाइल किया 25 सितंबर पर, विच इज अर्लियर, तो ड्यू डेट पहले थी, तो 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपने रिवर्सल 20 अक्टूबर को किया। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चनर में आते हो, तो क्वेश्चनर में एक अच्छा क्वेश्चन है
जो आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर ब्रोकर। ओके, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर ब्रोकर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, मिस्टर ब्रोकर वाला क्वेश्चन क्या कहता है। मिस्टर ब्रोकर, ध्यान से सुनना, रॉन्गली अवेल्ड 1,20,000, ये क्वेश्चन करके जाना इंपॉर्टेंट है। रॉन्गली अवेल्ड 1,25,000 आईटीसी, रॉन्गली अवेल्ड किया आईटीसी एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का रिटर्न, अब समझ लो अक्टूबर का रिटर्न कब जाएगा, 20 नवंबर। तो 20 नवंबर का रिटर्न फाइल, अक्टूबर का रिटर्न फाइल करते वक्त 1,25,000 का आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया। दिस आईटीसी वाज नॉट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में यूज नहीं हुआ, बैलेंस वैसे ही पड़ा था, इसलिए अक्टूबर में यूज नहीं हुआ, तो हम अक्टूबर का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मिस्टर ब्रोकर यूटिलाइजेस आईटीसी 75,000, ये 125 में से 75,000 यूज किया फ्रॉम द अबव रॉन्गली अवेल आईटीसी 125 अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर द नवंबर। हाँ, लेकिन नवंबर की जो लायबिलिटी 20 दिसंबर, इसकी रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी, 28 दिसंबर होनी चाहिए थी। तो जब वो नवंबर का रिटर्न फाइल करेगा तब उसने उसमें के 75,000 यूज कर लिए। मिस्टर ब्रोकर पेड द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज 75,000 ऑन 10 मार्च। अच्छा, जो रॉन्गली यूटिलाइज किया था आईटीसी उसने 10 मार्च को, कब पे किया, 10 मार्च को, एंड रिवर्स द अनयूटिलाइज आईटीसी 50,000 ऑन 20 मार्च। अब देखो टोटल आईटीसी उसने रॉन्गली लिया था 125, उसमें से यूज किया 75, 55 उसने रिवर्स कर दिया बाद में, लेकिन यूज ही नहीं किया, तो 50,000 पे, इस पे इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि वो सिर्फ रॉन्गली अवेल्ड है। इंटरेस्ट तभी लगेगा जब रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज हो। तो 50,000 यूटिलाइज हुआ ही नहीं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगी ही नहीं। इंटरेस्ट जितना यूटिलाइज किया उतने लगाएंगे, तो 75,000 हमने यूटिलाइज किया तो इंटरेस्ट लगाएंगे। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट पेएबल राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी अंडर जीएसटी लॉ। फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑन फाइल ऑन 18 नवंबर। तो पहला जब जीएसटीआर 3B आप अक्टूबर का फाइल करोगे, तो कब फाइल किया आपने अक्टूबर का 3B, 18 नवंबर को, तो 18 नवंबर को फाइल किया, तो वो केस में आपने अक्टूबर मंथ के लिए तो यूज ही नहीं किया, तो यहां तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया। हाँ, जब नवंबर, आपने कौन से टैक्स पेमेंट के लिए यूज किया, नवंबर के लिए, तो नवंबर का जब 3B आप 25 दिसंबर को फाइल करोगे तब इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन आपने उसका रिटर्न फाइल किया 25 दिसंबर, जबकि ड्यू डेट थी 20 दिसंबर, तो ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच इज अर्लियर, तो आपकी ड्यू डेट थी 20 दिसंबर, तो आपको 75,000 पे 21 दिसंबर से इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। 21 दिसंबर से इंटरेस्ट कब तक, जब आपने 10 मार्च तक, तो 28 दिसंबर से लेके ओके आपका 21 दिसंबर से लेके 12 मार्च तक 80 डेज होते हैं, तो आपको 75,000 का 18% के एनम के हिसाब से 80 डेज का इंटरेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने देखा। ये क्वेश्चन समझा होगा तो बोलो यस सर, समझ में आया। तो दोस्तों इस तरह से रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन का जो इंटरेस्ट है कैसे कैलकुलेट करना मैंने ये बताया, और यहाँ हमारा ये चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स खत्म होता है। आई होप ओके ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा होगा और ये चैप्टर के हर पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। यस और नो बोलिए, डन 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 डन। तो चलिए दोस्तों, दिस चैप्टर इज ओवर। ऐसी मैं रिवीजन लेके आता रहूंगा। स्टे ट्यून विथ और वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड माय पर्सनल चैनल थिंक जस्टी थिंक विशाल सर। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, और आज जो जो क्वेश्चंस मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के इंपॉर्टेंट बताए या बाकी जो आरटीपी क्वेश्चंस वगैरह है जो मैंने लिए, ओके वो क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। तभी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको बता देता हूँ फ्रॉम न्यू क्वेश्चन है। ओके, और बाद में डिस्क्रिप्शन में, आज नहीं, आज तो क्या है छुट्टी है, मैं कल जो है डिस्क्रिप्शन में इसके ओल्ड क्वेश्चन आपके पास होगा तो वो अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे केस में रुक जाओ, क्वेश्चन के क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ फटाफट कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस तो मैंने ही ले लिए इसमें। ओके, आपको एक ये साहिल वाला क्वेश्चन करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, साहिल वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये स्क्रीन पे देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में अपडेट कर दूंगा। उसके बाद में आपको जो है
हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 ये तो मैंने लिया भी था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये जो है उसमें 4 सबसेक्शन है। मिस्टर अतुल वाला, आरसीएम वाला वो आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 मिस्टर मनिक वाला, क्वेश्चन नंबर 9 मिस्टर मनिक वाला आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद में यस क्वेश्चन नंबर 13 ये जो अविशा वाला है ये आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको करके जाना है। ओके, एमएनआई लिमिटेड का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको अच्छे से करना है। चलो डन 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 डन। ओके, ये आपको अच्छे से करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में कल अपडेट कर दूंगा। न्यू क्वेश्चंस तो आपको बता दिए मैंने, न्यू क्वेश्चनर के, ओल्ड क्वेश्चनर के क्वेश्चन नंबर क्या हो गए वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, हमारा रिवीजन होगा। ओके, मैंने थोड़ा हमारा शेड्यूल जो है वो आपने देख लेना, अकॉर्डिंगली हम रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करना, अपनी कमेंट जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा ये रिवीजन शेयर करना। थैंक यू सो मच बेटा।